बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ का T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। नाजरीन, आज सेकंड सेमीफाइनल अभी ख़त्म तो नहीं हुआ, चल रहा है। व्हाट अ थ्रिलिंग मैच इट वाज। इंग्लैंड ने टॉस जीता और इंडिया को बैटिंग करा दी और इंडिया ने 253 का टोटल दे दिया। और उसके बाद इस टोटल के ताकुब के अंदर इंग्लैंड अभी बैटिंग कर रहा है। 3-4 बॉल्स रह गए हैं। बड़ा थ्रिलिंग मैच था। कोशिश बहुत की बेथेल ने 104 रन किए 47 बॉलों पे, लेकिन लग ऐसे रहा है कि ये स्कोर पूरा नहीं हो सकेगा और इंडिया विल रीच टू द फाइनल। बगैर वक्त ज़ाया कि अपने पैनल की तरफ चलते हैं। इस मैच के स्टैट्स और एनालिसिस के लिए मैं रुख करूँगा यासिर हमीद का या यासिर शाह का यासिर शाह का। देर आर लिटिल बिट ऑफ नर्व्स, क्योंकि हम चाह रहे थे कि इंग्लैंड जीत जाए, अच्छी एफर्ट की, लेकिन लग नहीं रहा। यासिर शाह के पास स्टैट्स हैं। यासिर शाह, करेक्शन एंड प्लीज गो अहेड विद इट। वैसे भी ये हमारे पैनल के वो हैं बाबा जी हैं और जो बात करते हैं नियर अबाउट वो सच ही हो जाती है और हम तीन मिलके भी जो बात करते हैं वो सच नहीं होती। हम यही बात कर रहे थे कल कि इंग्लैंड को टॉस जीत के ना पहले बैटिंग करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की और वही हिसाब है कि आप बेल मुझे मार, बिल्कुल। और उन्होंने कैच ड्रॉप किया सैमसन का। सैमसन ने फिर उसके बाद छोड़ा ही नहीं। उसके बाद छोड़ा 89 रन कर गया रन्स किए कि बाकी बैट्समैन ने भी रन्स किए, जिस तरह हर बैट्समैन ने आके छप्पन किया और दुबे ने 43 किया और ईशान किशन ने 39 किया। हार्दिक पांड्या ने 27 किया और उसने तिलक वर्मा ने 7 बॉल पे 21 किया, मतलब 300 स्ट्राइक रेट के साथ खेला। बहुत अच्छा। इनकी बॉलिंग अगर आप देखें तो विल जेक्स ने 2 आउट किया, आदिल रशीद ने 2 आउट किए थे, लेकिन एक्सपेंसिव रहे क्योंकि वो विकेट ऐसे लग रहा था कि बैटिंग विकेट है और इस पर स्कोर होना है। तो यही है कि टॉस बहुत अहमियत रखता है इस मैच में और वही हुआ है कि वो टॉस जीत के उन्होंने मेरे ख्याल में सही डिसीजन नहीं लिया, बिल्कुल। और उनके बैट्समैन अच्छे नहीं, अगर आप देखें बेथल ने अच्छा किया, लेकिन हमेशा हम बात करते हैं उनकी बैटिंग की, तो ब्रूक्स, बटलर और बेंटन जो है वो फिर आज नहीं चले। अगर वो चलते तो ये सिचुएशन कुछ और होती, क्योंकि विकेट बाउंड्री भी छोटी थी और विकेट भी बैटिंग विकेट था। अगर इनके बैट्समैन चलते। आप कल से कह रहे थे कि इंग्लैंड को पहले बैटिंग करनी चाहिए जी, और अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर लेता तो शायद जिस तरह इन्होंने ये एफर्ट किया है शायद ये भी एक अच्छा स्कोर बना लेते। ये मैं एक बात कर रहा था, अगर पहले बैटिंग करते हैं 220 225 करते हैं उसका प्रेशर, तो ये प्रेशर होता है, 225-20 का प्रेशर होता है, तो फिर इस तरह वो चेज़ नहीं कर पाते। जी, फिर चेज़ के लिए आपको एक सर्टेन लेवल के ऊपर स्कोर करना पड़ता है, सर्टेन रन रेट पे, और वो मेंटेन करना कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है। बैटिंग भी नहीं चल रही थी ना जी, तो अगर आपकी बैटिंग नहीं चल रही और आप चेज़ करने जा रहे हैं, अपने आप पे और ज़्यादा प्रेशर लेके आ रहे हैं जी, तो ये डिसीजन मेरे ख्याल में अच्छा डिसीजन नहीं था। बिल्कुल, ये साबित भी हो गया तकरीबन। भट्टी साहब, देखिए मैच तो बहुत अच्छा हुआ है, ये नो डाउट दोनों। ये आपने कहा था कि कल मैच बहुत अच्छा होगा। देखिए मैच तो अच्छा हुआ, अब वो बैड लक होगी कि उनके इंग्लैंड की वैसे भी बैटिंग चल ही नहीं रही थी और दूसरा फील्डिंग का बहुत हुआ है। फील्डिंग में 2 कैच छूटे जो ना सैमसन का छूटा जी, देखिए उसने कितना 83 कर दिया, 89 42 बॉल्स पे जी, जिसमें उसके मेरा 4 चौके 7 छक्के हैं। सही है। तो आप देख लें वो फॉर्म में भी था, लास्ट मैच में भी फॉर्म किया हुआ था, सेंचुरी भी की। अच्छे बैट्समैन का जब आप कैच छोड़ देते हैं तो फिर आप ये भूल जाएं कि वो दोबारा इस तरह का कोई चांस देगा। और वैसे भी इंडिया की जो आज बैटिंग तकरीबन सब ने ऊपर जो नंबर 3-4 बैट्समैन हैं सब ने अच्छे रन किए हैं और अच्छी एवरेज से किया है जी। जैसे ईशान किशन उसने 39-18 बॉल पे किया है और डुबे ने किया है 43-25 बॉल्स पे। तो इनकी एवरेज बहुत अच्छी रही और इन्होंने बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से लेके गए हैं। 246 पे फिनिश किया है और इंडिया 7 विकेट से मैच जीत गया है। बड़ी मैं फिर भी कहूँगा कि बड़ी एक अच्छी एफर्ट थी इंग्लैंड की और बस थोड़ा सा पीछे रह गए। अदरवाइज़ एक आध ओवर और इनको अच्छा मिल जाता तो या बेथल आउट ना होते तो असल में वो अगर बेथल देखिए ये तो T20 में होता है, T20 में होता है, ये थोड़ा सा ही होता है, 19-20 हो जाता है, छोटी छोटी गलती होती है तो वो टीम हार जाती है ना। बटी साहब अगर आप उनको देख लेना तो जिस तरह बटलर आउट हुआ है उस ओवर में 3 छक्के लगे हैं, अगले बॉल पे उसने सिंगल स्ट्राइक रोटेट किया, तो बटलर को भी चाहिए था कि उस टाइम सिंगल ले लेता तो और भी 20 बटलर का होना बहुत ज़रूरी था इस मैच में जी। अगर उस वक्त उस टाइम अगर वो सिंगल ले लेता स्ट्राइक रोटेट करता तो वो इस ओवर में 20 रन आ जाते, ठीक है, लेकिन उसने वही उस पर गलती की, उसने विकेट दी जिस तरह बेंटन ने किया, 2 छक्के मारे, ठीक है, निकल के स्ट्रेट छक्के मारे, तो दूसरा बॉल भी मुंह में सीधा शॉट खेले, वो क्रॉस मारने गया उसमें बोल्ड हो गया। तो ये कि रन्स के बाद विकेट देना फिर ये सही नहीं, यही प्रेशर था मेरे ख्याल में, कांस्टेंट प्रेशर ऑफ अ वेरी बिग टोटल, जिसकी वजह से
ये कुछ ऑड विकेट्स भी गिर गई और करीब तो पहुंचे लेकिन फिनिश नहीं कर सके। जी मैसिव टोटल था, मतलब मैसिव टारगेट दिया हुआ था 253। बिल्कुल। तो जो टॉस की बात है, मैं कहा आइडिया ठीक था उनका, लेकिन वो उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि यार 253 जो है वो हम पे हो जाएगा, क्योंकि वो भी संजू सैमसन ने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली जी। और फिर उसके बाद उन्होंने एक्सीलेटर ऑन ही रखा है। उसके बाद आप डूबे को देखें, सब मतलब बहुत अच्छा फिनिश भी कर गए वो। अभी देखें ना 8 रन से मैच इंडिया हारा है, तो वो जो डिफरेंस आ रहा है, हाँ इंडिया जीता है, जो डिफरेंस आ रहा है बुमराह का ही आ रहा है। वो जो बुमराह ने जो 3 ओवर्स किए ना बीच में आगे, वहाँ पे उसने आगे अपनी जो है वो क्लास शो किया, जो उसने अपनी जो तीनों फास्ट बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन बुमराह का एक हाँ और उसने भी किया, अर्शदीप ने भी अच्छी बिल्कुल। जब वो सेट बैट्समैन मार भी रहे थे तो लाइन पे यॉर्कर्स भी किए, बिल्कुल आपकी वाइड ऑफ द क्रीज भी बॉल फेंके। तो अब इसी ग्राउंड पे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंग्लैंड ने लास्ट वर्ल्ड कप में चेस किया था 229 जी। तो 229 भी बहुत मैसिव टोटल है यार, अगर आप देखो तो 12 की यहाँ पे भी तकरीबन करीब तो यहाँ पे भी पहुँच गए। तो ये भी देखे 8 रन से वो जीते। तो मेरे ख्याल से ग्रेट एफर्ट, बैथल की बहुत ज़बरदस्त इनिंग थी, जो उसकी जो बैटिंग से लग रहा है कि यार इज़ द फ्यूचर ऑफ द इंग्लैंड क्रिकेट। बिल्कुल। और इंग्लैंड से कोई शिकवा नहीं है, ये बड़ा लड़के मैच हुआ है, जाहिर है 253 को चेज कर रहे थे, 246 किया है। दिस इज व्हाट काउंट्स, यही मैच होता है, किसी एक ने तो जीतना होता है। जो टीम यहाँ तक पहुँच गई है तो मैं कहूँगा कि उनके लिए बड़ी एक एजाज़ की बात है। बड़ा अच्छा मैच है। बहरहाल जो इनकी एफर्ट है वेस्ट इंडीज़ के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। वन साइडेड मैच नहीं है, वन साइडेड मैच। सारे जो फर्क है ना वो फील्डिंग का है। बिल्कुल। इनने कैच ड्रॉप किया है, उसने रन्स किए हैं और इन्हें अच्छे कैच पकड़े। जो अक्षर पटेल ने 3 कैच पकड़े, अक्षर पटेल ने जो ब्रूक्स का कैच पकड़ा वो मैच चेंजिंग मोमेंट था। वो बाउंड्री पे 2 मोमेंट थे जो मैच का बहुत अच्छा कैच पकड़ा जी। उन्होंने कैच ड्रॉप किया सैमसन का और इन्होंने पकड़ लिया ब्रूक्स का। तो वो ही फील्डिंग का भी फर्क है, क्योंकि इतने बड़े टोटल में ना ये फील्डिंग का बड़ा मैटर करता है, एफर्ट्स बड़ी मैटर करती हैं। तो खैर बहरहाल क्रिकेट है, जाहिर है इसके अंदर ये चीज़ें चलती हैं। कहीं ना कहीं आप गलती करते हैं तो फिर आप हारते हैं, और अच्छी फील्डिंग और अच्छी बैटिंग करते हैं तो आप मैच जीत जाते हैं। लेकिन मार्जिन बड़ा ही स्लिम था। प्लीज़ कंटिन्यू। बहुत स्लिम मार्जिन था और इसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत शॉर्ट कम था। आज थोड़ा सा हमें, जिस तरह बटलर का भी कह रहा था यासिर, उसका भी लग रहा था कि आज थोड़ा सा बल्ले पे बॉल आ रहा था, लेकिन उसको चाहिए था वो फिनिश करके आता या बड़ा डीप लेके जाता। सीधे छक्के मारे 2, अगला उसने क्रॉस मार दिया। यही गलतियां की उन्होंने। बेंटन आया, बेंटन ने 2 सीधे छक्के मारे, फिर क्रॉस मार दिया। अगर आप बैथल की इनिंग देखें तो बैथल ने ये वाली शॉट्स खेली नहीं है, बड़े कंट्रोल में खेली है, वो थ्रू द लाइन खेला है या फिर वो रिवर्स स्वीप, बड़ी आला बैटिंग की है। मतलब कैप्टनसी भी बहुत अच्छी की। अगर आप देखें तो इंडिया ने कैप्टनसी बहुत अच्छी की है सूर्य कुमार यादव ने। अगर डूबे को देख ले, डूबे के ये नंबर है ही नहीं, और उसको उस नंबर पर क्यों सबसे बैट्समैन सबसे पहले भिजवा दिया। देखें आप जाएं और आप खुल के खेलें। यासिर, उसकी वजह ये है कि जब आपकी एक ही टीम खेल रही होती है ना, तो उसमें आप शफलिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब हमें तो ये नहीं पता कि आज हमारी एक टीम खेल रही है, कल हमारी दूसरी टीम खेल रही है। आज हमारी वनडे की टीम अनाउंस हुई है, पहले 4 मैचों तक हमारी हमने जो भी कह लिया एक ही टीम खेल। वनडे की टीम अनाउंस हुई है, T20 की परफॉर्मेंस पे टीम अनाउंस कर दी है। बस ये तो फिर है। तो ये फिर जो रिएक्टिव हो जाता है। देखिए ये गेस करते रहते हैं प्लेयर भी कि मैं कहाँ अच्छा परफॉर्म करूंगा तो कहाँ खेलूंगा। यानी मैं T20 अच्छा खेलूंगा तो वनडे नहीं खेलूंगा, T20 बुरा खेलूंगा तो वनडे में सिलेक्ट हो जाऊंगा। प्लेयर होता था फवाद आलम जी। फवाद आलम को इन्होंने कराची वाला, हाँ, वो वनडे खेलता था और हालांकि वो टेस्ट प्लेयर था, ठीक है, और उसको वनडे खिलाते थे, उसको T20 भी खिलाते थे, T20 भी खिलाते थे। हाँ, वो T20 वो उसकी 50 सेंचुरी है, फर्स्ट मैच में नट आउट आता था वो। तो ये कुछ हमारी जो ये अभी अगर आप देखें हमारी सिलेक्शन देख लो ना, हसीबुल्ला है विकेट कीपर है, वो परफॉर्म कर रहा है और उसने परफॉर्म किए लास्ट 3-4 साल से, वो अच्छा डोमेस्टिक में परफॉर्म कर, उसका नाम नहीं है। गौरी मुझे नहीं पता कि वो विकेट कीपर, ये मैंने पहली दफ़ा ये ज़्यादा गौर किया था वो। ठीक है। आपके पास रोयल नज़ीर है, रोयल नज़ीर विकेट कीपर है, जो आप शाहीन और उसमें खिला रहे हो, ठीक है, सारे टूर उसको करा रहे हो और टीम में वो फिर सेलेक्ट नहीं किया। ये चीज़ें जो है ना, पॉइंट उसको मैं एलेबरेट इस तरह करता हूँ। गाजी गौरी जो है ये अंडर 19 से आया जी। हसीबुल्ला और रोहेल नज़ीर, हाँ, ये भी अंडर 19, रोहेल नज़ीर अंडर 19 का कैप्टन रह चुका है पाकिस्तान, ठीक है। तो उसने जो अंडर 19 खेली है, मतलब वो
वो ठीक वाली अंडर 19 नहीं थी, और जो के लिए वो ठीक थी। तो नहीं आप ये देखिए ना, ये बन गए ना, अब 3-4 साल अगर ये प्लेयर खेल रहा है अंडर 19 से आके डोमेस्टिक खेल रहा है, उसमें परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और एकदम आप अंडर 19 के प्लेयर को खिला देते हो, और ये दो जो प्लेयर हैं जो परफॉर्म भी कर रहे हैं, शाहीन में भी खेल रहे हैं, सारे उसमें भी खेल रहे हैं, तो वो उसको आप बाहर कर रहे हो, ये जाती है। नहीं, ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया ही कोई नहीं है ना, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहले से नेकेड आई से ही कह देते हैं कि भाई तुमने जाना है फलां टूर में, आपने जाना है फलां में, आपने जाना है, बस आप अपने आप को फिट करो, अभी हम बस इसके 1-2 मैच खिलाएंगे तो ये बाहर हो जाएगा, आपने टेंशन, इस तरह की अगर सिलेक्शन करेंगे तो फिर क्या। अच्छा, ये भी कहते हैं कि आपने टेंशन नहीं लेनी, टेंशन क्या, बहुत कुछ क्या देते हैं। इसमें ये चीज़ होनी चाहिए ना कि जब आप एक प्लेयर को अनाउंस करते हो तो एक क्लैरिटी दो उसको, आप क्यों सिलेक्ट हुए हो, और जो सिलेक्ट नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ, उसमें क्या कमी थी वो सिलेक्ट नहीं हुआ, या so that वो अपनी कमी पूरी करे, वो कमी पूरी करे, या क्या स्ट्रेटेजी थी। देखिए इसी तरह गैप फिल होते हैं ना, अगर आप लूप होल्स रखेंगे। आपकी बात सही है, लेकिन आप बात कर रहे हैं समद की, ठीक है, 2-3 प्रोग्राम में हमने ये बात की कि समद अच्छा प्लेयर है T20 का मिडिल ऑर्डर में, तो आप उनको एकदम उसकी एवरेज क्या है वनडे में वो देख लो ना, आप वनडे के स्क्वाड में उसको सेलेक्ट कर रहे हो, ये जाती है। प्लेयर को देखो कि प्लेयर क्या है, T20 का है कि वनडे का है कि टेस्ट का है। देखिए पाकिस्तान में सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, हाँ। सबसे पहला जो है ना फर्स्ट क्लास का क्राइटेरिया होना चाहिए। ऐसा ही है, फर्स्ट क्लास जो है मैंडेटरी है, जो प्लेयर फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करेगा उसके बाद वो तीनों फॉर्मेट्स में कंसीडर हो सकता है, ठीक है। आमतौर पे लोग यही समझते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, हाँ होता इसके बरक्स है, वो एक चले एटलीस्ट वनडे और टेस्ट मैच जो है ना वो फर्स्ट क्लास की क्राइटेरिया पे होनी चाहिए। बिल्कुल, हमारा फिर वनडे कप होता है, ठीक है, नो डाउट, लेकिन उसमें भी देखें कि यार वनडे में एक लड़का 500 रन करके टॉप कर रहा है, फर्स्ट क्लास में उसकी 13 की एवरेज है, तो मैं तो उसको कभी सिलेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास जो है वो आपकी बुनियाद है, वहाँ पे प्लेयर ग्राइंड होता है, वहाँ पे प्लेयर की सारे टेस्ट्स होते हैं कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उसकी टेक्निक क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, एवरीथिंग गेट टेस्टेड, वहाँ पे वो रन्स करता है, उसके बाद वनडे उसके लिए आसान हो जाती है। तो कहने का मकसद ही हमें थोड़ी सी पॉलिसी बनाने पे गौर करना पड़ेगा, और इसको बैठ के बनाना चाहिए इस चीज़ को। यार बिल्कुल वो तो है, लेकिन क्राइटेरिया कोई नहीं है ना। देखिए आप एक बच्चा जैसे ये कह रहे हैं जी 8 मैच खेला फर्स्ट क्लास कायदे आज़म ट्रॉफी खेला है, 6 मैच खेल गया पैटर्न ट्रॉफी के डिपार्टमेंट से खेले, 14 मैचों में अगर उसने 800 रन कर दिए हैं तो उसको आगे टेस्ट का बाबर आजम की जगह खिलाएंगे या किधर खिलाते ही नहीं है ना। ऐसे बच्चे को सिलेक्ट 2 साल बाद जाके उसकी परफॉर्मेंस काउंट होती है जब वो फॉर्म ही नहीं होता। इस तरह की यानी कि अगर आप सिलेक्शन का स्टैंडर्ड रखेंगे तो जो बंदा अभी फॉर्म में है, जो करंट उसकी बिल्कुल, जब आप थोड़ा सा नहीं इस चीज़ पे मैं थोड़ा सा करूँगा। आप एक प्लेयर जब तक नॉक कर रहे हैं, नॉक का क्या मतलब है कि ही हैज टू नॉक अगेन कर रहा है, वो खेल रहा है और स्कोर कर रहा है। अगर उसने एक सीजन में रन्स किए हैं उसके बाद वो दूसरे सीजन में नहीं किए उसने, तो दैट्स हिज बैड। क्यों नहीं किए, उसको दूसरे में भी करने चाहिए। 2 सीजन करता है, जो प्लेयर 2 सीजन लगातार रन्स करता है तो उसको कंसीडर करना चाहिए। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से उस एतबार से अगर देखा जाए तो एक आध ये विकेट कीपर की परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ इसकी जो सिलेक्शन है इस पे मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क ये, लेकिन सुना है कि मैंने ये सुना है कि आफ्टर राशिद लतीफ़ जो कलेक्शन है ना इस बच्चे की बहुत अच्छी है। राशिद लतीफ़ की कलेक्शन थी और नेचुरल थी, वो बड़ी बहुत क्लास के कीपर। तो ये जो है इसका ये सुना है, अब देखते हैं अल्लाह करे कि ये कोई बिग चीज़ बने पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान को विकेट कीपर चाहिए, बिल्कुल हर फॉर्मेट में चाहिए हमें। हम बिट्स एंड पीसेस के साथ जाते हैं, स्पेशली विकेट कीपर हम मेक शिफ्ट खिलाते हैं, विच इज़ नॉट गुड। आप किसी भी टीम में मेक शिफ्ट स्पेशलाइज्ड होना चाहिए विकेट कीपर, अच्छा बैट्समैन हो जो विकेट कीपर हो पहले, और स्पेशली टेस्ट और वनडे में आपको रिजवान के साथ किसी को ग्रूम भी करना है ना। हाँ जी, तो उसके लिए फिर आप के पास अगर ऐसी कोई चॉइस आती है कि जो यार देखिए कोई टैलेंट होता है वो एक्सेप्शनल होता है, उसको हमें मानना चाहिए इस चीज़ को। ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती है, टैलेंट जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है। किसी में ज़्यादा है तो उसको आप यूटिलाइज करें, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो पहले वाले टैलेंटेड हैं उनको आप डिस्कार्ड कर दें, नहीं, आप उसको उसके टाइम पे खिलाएं, उसको उसके टाइम पे खिलाएं। जब अपनी पीक वो दिखा रहा है, जब वो परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको मौका दे दें। हाँ बिल्कुल। दूसरा ये जो नेशनल T20 कप होता है इसमें जिन लड़कों की परफॉर्मेंस है उनको आप T20 में कंसिडर करें ना, उसको वनडे में तो फिर ना करें। अगर आपका नेशनल कैप होते हैं जैसे खेल रहे अभी हो रहा था टूर्नामेंट में PSL है, इनमें T20 की टीम वहाँ से लड़के अच्छे पिक करें। ये नहीं कि उनकी बगैर परफॉर्मेंस के जैसे अनफिट 2-3 इन्होंने खिला दिया, ऐसे सिलेक्शन अगर करेंगे तो पाकिस्तान का सिलेक्शन का स्टैंडर्ड कैसे आप होगा।
तो ये मैं नहीं समझता, इनको चाहिए ग्रास रूट लेवल से भी देखना चाहिए कि जो बच्चे आप कमिंग है उनके लिए स्पेशल कैंप्स लगाएं। जैसे ये विकेट कीपर की अब ज़रूरत है, एक सेपरेट जॉब होती है विकेट कीपर। वो फिर पहले पाकिस्तान में ये होता है कि पहले आ जाते हैं बैट्समैन, बाद में विकेट कीपर बन जाते हैं। जो विकेट कीपिंग जॉब है वो एक परफेक्ट जॉब है, उसके लिए विकेट कीपर ही होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड जॉब है। तो उनके लिए भी तो कैंप होने चाहिए। राशिद लतीफ़ को दे दें 10-12 पाकिस्तान के जो अंडर 17 है, अंडर 19 के हैं, ए टीम के हैं, शाइन के, इनके ये पहले किए थे, पीसीबी ने किए थे, ये कीपर्स का अलग कैंप लगा, स्पिनर्स का अलग कैंप लगा, तो वो किधर बॉलर का अलग कैंप लगा। लेकिन एक चीज़ ये, जब ये स्टार्ट कर अच्छी चीज़ स्टार्ट कर लेते उसको कंटिन्यू नहीं करते, बिल्कुल उसको लेके नहीं जाते पूरा। अगर असीबुल्ला को देख, असीबुल्ला मेरे साथ खेला हुआ, बलूचिस्तान में कप्तान था और ये 2 साल मेरे साथ वनडे कप में खेला, दोनों साल इसने टॉप किया बैटिंग में, 400 रन किए इसने। तो ये कि आप ये प्लेयर कहाँ जाएंगे? ये तो ठीक है, अच्छा प्लेयर है, अभी हसीबुल्लाह को मैंने नहीं देखा, अच्छा होगा, लेकिन ये प्लेयर्स कहाँ जाएंगे? यासर अभी इसको उसमें लिए पीएसएल में, हसीब को, हाँ पीएसएल में पिक हुआ, ये अच्छा है। वो बलूचिस्तान का फ्रेंचाइज का रही है ना, बलूचिस्तान के, हमें तो पीसीबी का देखना है कि पीसीबी क्या फ्यूचर तो पाकिस्तान की टीम के लिए है। और ये सारे के सारे जो इनकी एस्पिरेशंस हैं वो तो यही हैं कि दे शुड एंड अप इन पाकिस्तानी स्क्वाड। और ये इनका बड़ा वैलिड पॉइंट है यासिर शाह का कि आप अगर एक बंदे को लेके आए हैं तो उससे पहले वाले जो अच्छे बंदे जिनके 2-2, 3-3 सीजन अच्छे गए हुए हैं उनको आपने क्यों नहीं मौका दिया? लेकिन बिस्मिल्लाह है, अगर आप वो भी विकेट कीपर है, उसने इस साल में 800 की है फर्स्ट क्लास में, अच्छा। उसको लेके आए, वो भी बलूचिस्तान के, भी अच्छा प्लेयर है, गुड बैट्समैन भी है, कीपर भी बहुत अच्छा है। सही है। तो ये प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे, जो परफॉर्म कर रहे डोमेस्टिक में उनको खिलाना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। हाँ, जब तक परफॉर्म करते रहे, जितने ये स्टार्स हैं इनको उनमें भेजना चाहिए वापस कि आओ फर्स्ट क्लास खेलो, जो नेशनल कैंप हो रहा है, नेशनल कप हो रहा है, उसमें आए खेलें, टीम्स को दे। मैंने अभी देखा किसी जो काफ़ी टीमें देखी जिनमें प्लेयर्स मुझे नजर नहीं आए जो पाकिस्तान जो स्क्वाड है उसमें से फर्स्ट क्लास का उनके अपने लिए बेहतर है ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, यकीनन प्लेयर्स के लिए तो है, ये पाकिस्तान के लिए भी है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जो पीछे आज टीम के साथ नहीं है तो पीछे वो अपनी ट्रेनिंग और कैंप्स कर रहे हों, ताकि नेक्स्ट हमें ज़रूरत पड़े तो वो रेडी टू प्ले हो। ऐसा नहीं है ये उधर से फारिग होते हैं, उसके बाद कोई इंग्लैंड चला जाता, कोई अमेरिका चला गया, कोई इधर चला गया, ट्रेनिंग तो उस तरह ना हो रहती है। उसको पता है कि आगे कोई भी आएगा, इवेंट आएगा, मैं ऑटो पे सिलेक्ट हूँ। बिल्कुल। तो फिर आप देख लें, फिर ऐसी हमारी फील्डिंग भी होगी, बैटिंग भी, बॉलिंग भी, फिर ऐसी अनफिट भी खेलेंगे, सब ऐसी टीम चलेगी। और पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ होगी ये आप मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते। ज़ाहिर है उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा पाकिस्तान की क्रिकेट को, बड़ा मसला है ये। आपको कंसिस्टेंटली एक पॉलिसी के ऊपर अमल करना चाहिए और अपने प्लेयर्स को ग्रूम भी करना चाहिए, और आपका एसेट होते हैं, इनको राइट टाइम पे खिलाएं सो दैट ये डिमोरलाइज भी ना हो और आप भी मुस्तफ़ीद हो सकें, ये भी सर्व कर सकें। ये बड़ी एक मतलब ऐसी चीज़ है जो हैंड इन ग्लव चलती है। आपका प्लेयर आपको सर्व करेगा, आप उसको चांस देंगे और राइट टाइम पे देंगे। अगर वो राइट टाइम पे नहीं आएगा फिर वही डिज़ास्टर के आपने टैलेंट ज़ाया कर दिया, वो फ्रस्ट्रेट हो गया, उसकी लॉन्जेविटी ख़राब हो जाएगी। तो इसके ऊपर इन मसलों को हल करने के लिए आपकी क्या सजेशंस हैं? ये सजेशंस आप आज तीनों दें। ये जो आइडेंटिफाइड मसले हैं ये तो हमें पता है कि ये मसले हैं, आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है पैनल का, तो ये कैसे हल होने चाहिए? देखिए, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ये जो इन्होंने बात की है, प्लेयर्स जो हैं हमारे, जो प्लेयर टीम का हिस्सा होते हैं और जो ऑटोमेटिक सिलेक्शन होते हैं, उनको भी वैल्यू देनी चाहिए डोमेस्टिक की क्रिकेट को। वो जब डोमेस्टिक की क्रिकेट में नहीं आते, वो अपनी प्रैक्टिस को वैल्यू दे रहे होते हैं, तो उससे जो है वो जो प्लेयर्स हैं उनका मोराल नीचे आता है। जो डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं, जो कि मेहनत कर रहे होते हैं, क्योंकि इसी डोमेस्टिक से आप परफॉर्म करके और टीम में आते हैं, और जब आप स्टार बन जाते हैं तो इस डोमेस्टिक को आप उस तरह वैल्यू नहीं कर रहे होते। तो आप ये हमारा अपना क्रिकेट का ब्रांड जो है वो नीचे आता है। आप डोमेस्टिक में जाएं, आप प्लेयर्स, आपको लोग देखें, आप देखें, आपकी अपनी गेम इम्प्रूव होगी, आपके आपके जो लूप होल्स हैं वो उन पे काम होगा, जो आपकी कमज़ोरियाँ हैं वो ख़त्म होंगी। लेकिन वही बात है कि डोमेस्टिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो प्लेयर्स इसको वैल्यू नहीं करते, मेरे ख़्याल से इसको वैल्यू करना चाहिए। और यंगस्टर्स के साथ जब आप खेलोगे, फ्यूचर के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ आप खेलोगे, उनको भी एक इनकरेजमेंट मिलती है, उनको भी सीखने को मिलता है। तो मेरे ख़्याल से ये बड़ा ज़रूरी है कि प्लेयर्स जो हैं उसको
वो करें। और डोमेस्टिक की जो वैल्यू है उसमें मैं ये एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आपके 3 रीजन्स हैं। एक है आपका नॉर्थ का रीजन, एक आपका सेंट्रल और एक आपका साउथ है जहाँ पे क्रिकेट होती है। साउथ में आपके कराची एंड मुल्तान आ जाता है, सेंटर में आपका लाहौर आ जाता है और पंजाब, सेंट्रल पंजाब आ जाता है, सियालकोट, फैसलाबाद। और नॉर्थ में आपके आ जाता है इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों जगह पे हम पिचेस ऐसी बनाएं कि हमारे प्लेयर हर किस्म की कंडीशंस के लिए रेडी हों। अगर आप नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलनी चाहिए क्योंकि यहाँ का वेदर भी थोड़ा सा कोल्डर है बनिस्बत सेंटर के और साउथ के। सेंटर में आप बेशक सपोर्टिंग बैटिंग सपोर्टिंग पिचेस बनाएं, बैटिंग सपोर्टिंग, बिल्कुल बैटिंग ना हो लेकिन बैटिंग सपोर्टिंग हो, जहाँ पे एक आध दिन बॉल थोड़ा सा सीम सूम हो और फिर बाद में बैटिंग के लिए अच्छा हो। और आप साउथ में जो है वो ब्रेक पिचेस बनाएं। तो आपके तीनों जो है डिपार्टमेंट्स कवर होते हैं, फास्ट बॉलर के भी होते हैं, आपके बैटिंग के भी होते हैं और आपके स्पिनर्स के भी होते हैं। ये हमें एक बुनियादी फैसला करना होगा। ये तो है यासिर, ये तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, ये तो होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए कि इनको सेलेक्टर्स को ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर T20 का, कौन सा प्लेयर वनडे का, कौन सा टेस्ट। उस पर मैं आ रहा हूँ, नेक्स्ट उस पर आ रहा हूँ ना, पहले स्ट्रक्चर पे हम बात करते हैं ना। बिल्कुल, सबसे पहले स्ट्रक्चर पे, बिल्कुल स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। लेकिन नाज़रीन यहाँ लेना एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो यासिर हमीद से पाकिस्तान के क्रिकेट स्ट्रक्चर के ऊपर तफसीली बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले यासिर हमीद के साथ पाकिस्तान के क्रिकेट स्ट्रक्चर के ऊपर बात हो रही थी, डिस्कशन बड़ी इंटरेस्टिंग थी। यासिर के पास चलते हैं, इनसे पूछते हैं कैसा होना चाहिए स्ट्रक्चर। डेफिनेटली स्ट्रक्चर तो है लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑन पेपर हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होती। इसके बारे में बात करते हैं यासिर हमीद। देखिए बिल्कुल स्ट्रक्चर तो है, अल्हम्दुलिल्लाह इन प्लेस है, सारा कुछ है, लेकिन थोड़ा सा ना ग्राउंड और पिचेस पे काम करने की ज़रूरत है। जो ग्राउंड मैन है, जो पिच बनाने का एक जो है, हमें हाँ क्यूरेटर्स जो होते हैं उनको हमें एक टास्क देना होगा कि यार आपने ये 4 मैचेस, ये टीम 4 मैचेस इधर खेलेगी, टोटल 12 मैचेस हैं या 10 मैचेस हैं, 3 मैचेस इधर खेलेगी आपके ग्राउंड पे, इधर ब्रेक विकेट्स होनी चाहिए। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान ने जितनी भी होम सीरीज़ें हुई हैं उस अभी ये रिसेंटली वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट या बांग्लादेश के अगेंस्ट सब में ब्रेक विकेटें बनाई थी। रिमेंबर मुल्तान में दो स्पिनर लगा के नुमान को और साजिद खान को। अगर आपने टेस्ट क्रिकेट का यही आपका फार्मूला है होम में, तो आप लड़कों को तैयार क्यों नहीं करते उसके लिए? हाँ, रिजल्ट तो आ रहा है। नहीं, रिजल्ट तो हम 2 सीरीज़ें जीते। हमारा यही प्लान है कि यार आप ये बना दो, ठीक है, फुर कर दो, बिल्कुल। और जो भी जिस इंग्लैंड जाते हैं वहाँ पे सीमिंग कंडीशंस होती है, बिल्कुल वो अपनी कंडीशंस को अपने ऑस्ट्रेलिया में हम जाते हैं वहाँ पे बाउंस होता है, हमें तो 1 हफ्ते 10 दिन तक बॉल नज़र ही नहीं आता उस तरह, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जब बैटिंग विकेट्स पे खेलते हैं तो हमारा बल्ला आगे निकलता है, मिस टाइम हो जाता है, आगे निकलता है, वहाँ पे हम मैनेज कर लेते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जैसे ही बल्ला निकलता है तो तक पीछे, तो वहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे खेल आदत बनी हुई होती है। आदत इसी तरह ब्रेक विकेट का भी है, ब्रेक विकेट की अपनी टेक्निक है। वहाँ पे आप थोड़ा सा आगे खेलोगे, थोड़ा सा कब तक खेलेंगे, कब तक खेलेंगे, वो करते रहते हैं, फील्ड ऊपर होते कब तक खेलेंगे। लेकिन आपकी एक पॉलिसी है ना कि आपने टेस्ट मैचेस ब्रेक विकेट्स पे खेलनी। जी, लंबी क्रिकेट के अंदर तो स्पिन बॉलर आपके पीछे पड़ जाए, लाइन के ऊपर बॉल करे तो जाहिर है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब ये देखें, ये एक प्रिंसिपली एक हमारे डिसीजन होना चाहिए कि यार इस तरह हमने क्रिकेट खिलानी है लड़कों को कि यहाँ पे सीमिंग पिचेस होंगी नॉर्थ में, इस्लामाबाद में, हमें पता है इस्लामाबाद में डायमंड की पिच कैसी है, जी बिल्कुल ठीक है, या पेशावर की पिच कैसी होती थी, फास्ट बॉलर ऐसे मज़ेदार वहाँ पे 5 आउट करता था, और तगड़ा जो बैट्समैन है जिसको जिगरे से खेलता था वो 100 भी करता था वहाँ पे। हमने पूरी उम्र पेशावर की क्रिकेट खेली है, बिल्कुल अच्छी सपोर्टिंग पिचेस, अच्छी सपोर्टिंग पिचेस जो मुश्किल जो टेस्ट लेती है एक प्लेयर का, ठीक है। तो वहाँ पे हमें जब हमें पता होता था यार हमने कराची जाना है, अब कराची जाके हमें पता है कि यार वहाँ पे बैटिंग विकेट्स मिलेंगी, फटा विकेट्स मिलेंगी, तो फिर आप जब सिलेक्शन करेंगे तो आप देखेंगे कि यार इस लड़के ने पेशावर इस्लामाबाद में कितने रन्स किए हैं 4 मैचेस में, जी ठीक है, फिर इसने
लाहौर और उधर कितने किए हैं और इसने मुल्तान में और कराची में कितने किए हैं, ठीक है। अगर पेशावर में इसकी एवरेज 50 है, इट मीन्स कि ये लड़का जो है ये पेशावर इस्लामाबाद में मुश्किल विकेट्स पे अगर इसकी एवरेज जो है 50 है तो इट मीन्स कि ही इज़ नॉकिंग द डोर, और वो सालों साल से कर रहा है। आप इसको प्रेफर करेंगे। एक लड़का होगा उसके पेशावर में परफॉर्मेंस नहीं है, 20% है, और लाहौर में उसने 80 की एवरेज से रन्स किए हुए हैं, ठीक है। और वही लड़का, एक लड़का है उसने पेशावर और पिंडी में, पेशावर और इस्लामाबाद में भी 50 की एवरेज से किए हैं और लाहौर में भी 50 की एवरेज से किए हैं। तो मैं तो ये 50 की एवरेज वाले दोनों जगह पे जो 50 का एवरेज वाला है ना उसको सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि होता क्या है कि मुश्किल विकटों पे रन नहीं होते, आसान विकटें मिलती हैं तो डबल सेंचुरियाँ कर लेते हैं लड़के, तो वो एकदम वो उससे वो कम्पेटिटिवनेस से निकल जाते हैं, वो आगे निकल जाते हैं ना। लेकिन उन्होंने उधर रन नहीं किए होते जहाँ पे मुश्किल होती है, बिल्कुल, तो वो कवर कर लेते। तो ये सिलेक्शन में ये चीज़ देखना बड़ी ज़रूरी है। इतने मुश्किल नहीं है, आप मुश्किल कंडीशंस में कोई प्लेयर रन करता है आप उसको ज़रूर मौका दें। और ये जो अभी दो प्लेयरों की सिलेक्शन हुई, इनके बारे में सुना है कि इन्होंने मुश्किल कंडीशंस में रन्स किए हैं। तो ये तो हो गया जी आपका स्ट्रक्चर, और आपकी यहीं से आप इसको सिलेक्शन में ले जाएं कि जो रन्स, अब बैटिंग विकेट पे एक फास्ट बॉलर अगर आपको 5 आउट करके देता है, इट मीन्स कि उसने बैक अपनी बेंड की है, उसके पास पेस है, उसके पास रिवर्स स्विंग है, जाहिर है उसके पास स्किल होगी, जाहिर है 5 विकेट लेना आसान काम बैटिंग विकेट पे। अब ग्रीन विकेट पे मुझे आप बॉल देते हैं मैं भी 5 आउट कर दूंगा, वहाँ पे तो लाके बॉल फेंकना है, जगह सपोर्ट करती है आपको पिच, खुद ही वो होती है जी। एक हमारा मैच था तो फर्स्ट क्लास का, तो एक बॉलर थे, मैं नाम मुझे अब याद नहीं है, लेकिन वो एक ही इनिंग में 8 आउट कर गया ग्रीन विकेट थी, समझिए वो आके बॉल फेंकते देख रहे हो यहाँ पे स्लिपें लग रही है, इधर स्लिपें लग रही हैं, उसके बाद वो नज़र नहीं आया वो बॉलर, लेकिन कोई भी आउट कर सकता है। लेकिन आपके जहन में रह गया कि वो आउट ले गया, नाम भी रह गया सही है, राशिद लतीफ़ नाम होता, लेकिन उसने बॉलिंग अच्छी की थी, लेकिन वो अच्छा बॉलर था वो, लेकिन उसकी पेस इतनी नहीं थी। सीम बॉलर था वो, अच्छी बॉलिंग करता, सीमिंग बॉलर था ना, अगर बैटिंग विकेट पे आए तो थोड़ा स्ट्रगल करे जी। तो ये है कि ये तो बड़ा यार सिंपल एक फार्मूला है, ये एक कॉमन सेंस की बात है विच इज़ नॉट कॉमन जी, ठीक है ना इसीलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, इसलिए नहीं होता इम्प्लीमेंट, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में स्ट्रक्चर ये ठीक है, जिस तरह अभी डिपार्टमेंट आ गए, डिपार्टमेंट क्रिकेट जब होती है तो आके प्लेयर सामने आते हैं, क्योंकि जो लड़के रीजन में परफॉर्म करते हैं वो डिपार्टमेंट में आगे परफॉर्मेंस देते हैं, जो लड़का परफॉर्म करते टॉप करता है वही आगे, क्योंकि वो सबसे अच्छे प्लेयर्स वहाँ पे इकट्ठे होते हैं डिपार्टमेंट में, क्योंकि सारे रीजन से जो लड़के टॉप करते हैं वही उसमें आके हिस्सा लेते हैं उस टूर्नामेंट में, जो उसमें परफॉर्म करता है वही आगे आता है, क्योंकि वो बन के आता है जी। हाँ, क्योंकि वहाँ पे अच्छे बॉलर्स भी होते हैं, अच्छे स्पिनर्स भी, विकटें भी, लेकिन विकटें अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अब पिछले 2-3 साल पहले मैं खेल रहा था तो विकटें ऐसी बनाई हुई थी कि पहले 3 मैचों में मैंने 18 आउट किए थे, उसके बाद अगले 7 मैच में नहीं खेला क्योंकि ऐसी वजह से नहीं खेला कि फास्ट बॉलर की विकेट थी 100 रन पे तो टीम आउट हो जाती थी, तो उसमें मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ी 7 मैच में। तो मतलब ये कि 18 आउट करके 3 मैचों में, उसके बाद 7 मैच में बाहर बैठा रहा। हमारे कप्तान इतनी विकेटें आपने क्यों ली? जो विकेटें आपने 10 मैचों में लेनी थी आपने 3 मैचों में ले ली, तो फिर 7 मैच बाहर, फिर उसके बाद मेरी बॉलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, फास्ट बॉलर आउट करते रहे। और मैंने ये कहा होगा ना कि सारी सपोर्टिंग विकेटें होनी चाहिए बैटिंग के लिए भी और बॉलिंग के लिए भी, तो तब जाके आपके अच्छे प्लेयर सामने आते। अच्छा, यानी यहाँ पे ये भी भट्टी साहब बात है, जैसे यासिर शाह ने बताया कि ज़्यादा विकेटें भी नहीं लेनी, और उधर से भी ये बात आई कि 8 आउट किए फिर मुझे नज़र नहीं आया। इसका मतलब मैंने ये निकाला है कि अगर आपने ओवर परफॉर्म कर दिया या ज़्यादा परफॉर्म कर दिया फिर आपका कोई चांस नहीं। आप बताएं इसके ऊपर बात करें। ये सारे नॉन प्रोफेशनल बीच में लोग आ जाते हैं ना, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जी। तो मैं थोड़ा सा इनसे थोड़ा डिफरेंट है, मैं ये इख्तलाफ कहें आप, मेरा इनसे इख्तलाफ है। डिफरेंट क्या है? डिफरेंट मतलब नहीं, आप इख्तलाफ करें, स्ट्रक्चर पे बात की आपको करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा इनको मैं कहता हूँ कि जो पीसीबी है ना, इसको ग्रूम करने के लिए इनको क्या करना चाहिए जी? कि इनके पास अगर अंडर 19 के लड़के हैं, जैसे रीजन्स हैं, अभी पीसीबी बहुत अच्छा कार्य है, नेशनल क्रिकेट अकेडमीज रीजन्स में बना रही हैं जी। और ये तो अच्छा, अब ये बोर्ड आया ना, देखे पिछले आगे कुछ अर्सा पीछे जाएं तो हमारा बोर्ड ही हर साल 2 साल बाद चेयरमैन बदल जाते थे। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये ऐसा नहीं होगा और ये अच्छा काम कर रहा है ये बोर्ड, ये अच्छा काम है।
और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इन्होंने अभी देखे ना चैलेंज कैप ले आए हैं और इस तरह की जूनियर स्कूल लेवल पे, इससे मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि काम तो बहुत अच्छा किया, फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी हाईएस्ट लेवल्स के ऊपर भी बहुत अच्छा किया। बोर्ड ने स्टैंड बड़े अच्छे लिए हैं, जस्ट स्टैंड लिए हैं, और कि ये नहीं किया कि कोई बात की हो, स्टेटमेंट दी और बैकआउट कर गए, ऐसा नहीं देखा। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की काफ़ी रिस्पेक्ट भी हुई है, उसको सुना भी गया है। ये बात बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। और दूसरा ये है कि अभी आप देखें कि जब ये एनसीए की बात, इनको थोड़ा टाइम लगेगा, इस बोर्ड को टाइम लगेगा, लेकिन इनके जो डिसीजंस है बहुत अच्छे हो रहे हैं। मेरे ख्याल में एट हैंड काम बहुत ज़्यादा है, टाइम लगना भी चाहिए, टाइम लें, दे शुड टेक देयर टाइम एंड पुट थिंग्स राइट। दूसरा ये कि जैसे इन्होंने नॉर्थ और सेंट्रल पंजाब और इस तरह की बात की है ना, उसके लिए इनके पास रीजन्स हैं। इनको रीजन्स को जो इन्होंने हेड कोच दिए हैं, 7 जूनियर कोचेस दिए हैं, इनको थ्रू द ईयर काम करना चाहिए। ये नहीं कि कोई इवेंट आया है तो वो कैंप लगा दिया 15 दिन का तो ऐसे कर लिया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। थ्रू द ईयर काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। इस तरह जो जूनियर प्लेयर्स हैं ग्रूम होकर 1-2 साल के बाद वो आपको ऊपर अच्छे लेवल पे बड़ी अच्छी बात आपने की, थ्रू आउट द ईयर इनको काम करना चाहिए। ये बताएं कि करेक्शन कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, जो बेसिक क्रिकेट है आपकी नज़र में कहाँ से शुरू होती है, वहाँ पे क्या चेंजेस होनी चाहिए, और उसके बाद हर दर्जे के ऊपर किस तरह एक प्लेयर ज़ाया ना हो। मतलब अगर आपने बेसिक तो आपकी क्लब क्रिकेट है, बिल्कुल ठीक है, क्लब क्रिकेट है, स्कूल क्रिकेट है, कॉलेज क्रिकेट है, यूनिवर्सिटी है। जैसे हम लोग तो ऐसे ही आए हैं, ठीक है, उस वक्त क्लबों में भी और पाकिस्तान में भी ज़्यादातर प्लेयर्स ऐसे ही आते हैं। उस वक्त ये तो आप तो कोचेज आ गए हैं, आपको क्वालिफाइड कोचेज आ गए हैं, आपको अच्छे कोचेज मिल रहे हैं, टेस्ट प्लेयर्स मिल रहे हैं। उस वक्त तो कोई फर्स्ट क्लास भी खेलता था तो हम बड़े खुश होकर उससे मिलते थे कि यार ये हमारे शहर का फर्स्ट क्लास लड़का खेला है। बिल्कुल। तो अब यह कि अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास क्वालिफाइड कोचेज भी हैं, पीसीबी के पास, और सिलेक्टर्स भी, टेस्ट प्लेयर्स आते हैं। अब इन्होंने जो काम कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो यही है, आपकी जो क्लब है उसको सही प्रॉपर पीसीबी खुद देखे, उसको आके जो कोचेज रखे हुए हैं, जो रीजन में हेड कोच लगे हुए हैं, उनको ये काम चाहिए कि आप जाएं किसी क्लब में जाएं जो राइट ऑफ वोट है या एक्टिव क्लब है, उनसे पूछें कि यार आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका रेगुलर नेट हो रहा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आप हमें बताएं, आप अपना जो सिस्टम है उसको ऑन करें। बिल्कुल। तब आपको जाके कुछ अरसे के बाद, 1-2 साल लगेंगे, उसके बाद आपको रीजन को अच्छे प्लेयर मिलेंगे। रीजन जब वो रिप्रेजेंट करेंगे तो वो प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। ये अभी किया है, अभी इन लोगों ने ये किया कि स्क्रूटनी की है, और काफ़ी सारे जो क्लब्स है जो मतलब उनके पास जगह नहीं थी प्रैक्टिस वगैरह, तो उनको ख़त्म कर दिया। वो ये अच्छा किया, अभी जाके वहाँ के क्लब्स के वो नेट एरिया भी देखा है वहाँ के कि कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, कहाँ पे नहीं। अभी जो सिलेक्शन इन्होंने जो क्लबों की स्कूटनी की है उसमें मोहसिन कमाल साहब ने बहुत अच्छे खुद ट्रायल्स लिए हैं, और जाली क्लब्स और जाली प्लेयर्स का पता चल जाता है। पहले ही होता था एक जो दुकान पे कोई क्या कहते हैं किचन चला रहा है, वो भी उसका भी नाम दिया, वो भी आके बैठ गया जी मैं क्लब का मेंबर हूँ, बस मेंबर दे के कर देते, पता नहीं चलता था कि ये प्लेयर भी है या नहीं है। अब जो मोहसिन कुमार साहब हैं, उन्होंने, मैं देखा है पिंडी में जाके उन्होंने ट्रायल्स लिए प्लेयर्स को, और उनके देखे कि कौन से प्लेयर्स हैं, और बाकायदा उनको किट्स करवा के उनका पूरा रिकॉर्ड चेक किया, और बहुत अच्छा इनका स्क्रूटनी की है, बहुत अच्छा। ये तो बड़ी जबरदस्त, बहुत अच्छी, वेरी नाइस। और पहली दफ़ा मैंने पहली दफ़ा देखा मेरी लाइफ में, तो ऐसे फर्स्ट टाइम हुआ कि आपके क्लब के बच्चों के भी ट्रायल्स हो रहे हैं, और स्क्रूटनी बहुत अच्छी हुई, वेरी नाइस। ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। दिस इज वेरी इनकरेजिंग। बेसिक क्रिकेट जो है ना वो आपको शुरू होता है उससे, स्कूल से। स्कूल में जिस तरह ये अंडर 15 का भी जी स्कूल की टीम्स होती हैं, अंडर 15, अंडर 17, तो इसके कराए बड़े साहब अभी इनके ना चैलेंज कप भी कराया। ये मैं यही कह रहा हूं कि ये ग्रास रूट लेवल तो यही है, अच्छा सिस्टम शुरू हुआ है। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, और उसमें फिर पता चल जाता है कि इस बच्चे ने स्पोर्ट्स बेसिस पे आगे जाना है। इनको बाकायदा वज़ाइफ भी देगा, जो लड़के अभी इन्होंने 100 पाकिस्तान के सिलेक्ट किए, इनको एजुकेशन किया, इनका मतलब सब चीज़ें इनका अच्छा बीकन हाउस के साथ की वो स्पॉन्सर कर रहे, जो अच्छे लड़के जो अच्छे परफॉर्मर हैं अंडर 17 के, अंडर 15 के, तो उनको स्कूल में बीकन हाउस का वो एडमिशन करवाया, स्कॉलरशिप कराया, उनकी ठीक है, और साथ वो क्रिकेट सब कुछ बहुत जबरदस्त है। दिस इज वेरी इनकरेजिंग। तो ये अभी स्टार्ट हुआ है, पीसीबी का बहुत अच्छा कदम है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे 2 साल और लगेंगे आपको, ये जो फारसी प्लेयर इनसे जान छूट जाएगी। बड़ी अच्छी बात उन्होंने की। नाज़रीन, यहाँ पे आपके साथ एक छोटी सी चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये एक मेरे हाथ में पेपर है, ज़्यादा आपको मैं नहीं दिखाऊंगा, ये खुद मैं पढ़ सकता हूँ। ये हमारे पैनल में से एक पैनलिस्ट के हैंड रिटन टीम्स हैं, उन्होंने कल मेरे साथ बैठे हुए लिखी थी, जो स्क्वाड है इंडिया का, और
इंग्लैंड का, उन्होंने एक एक प्लेयर का नाम लिखा कि कौन से प्लेयर प्लेइंग 11 में होंगे, फिर उसके बाद बैटिंग पहले किसको करनी चाहिए। बाबा जी ये तो बहुत ऑब्वियस था कि कौन से प्लेयर खेलेंगे। पीर बाबा शाह साहब वही खेले सारे। देखिए चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन एक चेंज हुई थी, वो इंग्लैंड की चेंज हुई है, ओवरटन मैंने कहा था चेंज होगी। बिल्कुल। तो जैसे इन्होंने कहा था 100% टीमें वैसे ही खेली हैं। फिर इन्होंने ये कहा था कि इंग्लैंड को पहले बैटिंग करनी चाहिए, अगर कर लेंगे तो जीत जाएंगे। तो मैं तो इनकी प्रेडिक्शन के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले बैटिंग नहीं की और वो हार गए। तो पहले बैटिंग कर लेते, टॉस भी जीत लिया था तो शायद मैच भी जीत जाते। बहरहाल अब तो एक अगले वर्ल्ड कप का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि जैसे भट्टी साहब कहते हैं कि बाबा जी का टाइटल इनको दे दिया जाए, तो मेरे ख्याल में पैनल इस पे मुत्तफिक है, चाहे ये खुद हों या नहीं, कि ये बाबा जी हैं आज से। शाह बाबा जी, शाह बाबा। नाज़रीन इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।